जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी क्लास 12th के ये क्वेश्चन बैंक 2023 का 2023 के सभी जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 70 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसके एक एक ऑप्शन पे एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके प्रत्येक प्रश्न का जो ऑप्शन है उस पर डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसमें उत्पन्न होता है, यहाँ पर है ओरिजिनेट्स कहाँ पर होता है, ओरिजिनेट्स कहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो देखिए कोई भी लिम्फोसाइट हो वो उत्पन्न तो अस्थि मज्जा से ही होता है, बोन मैरो से होता है, लेकिन एक टी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न तो अगर पूछा है तो यहाँ पर निश्चित है कि अस्थि मज्जा होगा, बोन मैरो। लेकिन अगर पूछ देता क्वेश्चन कि इसका विकास यानी मैच्योर कहाँ पर होता है तो उस स्थिति में इसका आंसर हो जाता थाइमस। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, अस्थि मज्जा। चाहे बी लिम्फोसाइट पूछे चाहे टी लिम्फोसाइट, ओरिजिनेट्स पूछ दे तो अस्थि मज्जा, लेकिन टी लिम्फोसाइट का विकास पूछता तो इसका आंसर हो जाता थाइमस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय, विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर घटना। विनिमय यहां पर पूछ रहा है क्रॉसिंग ओवर घटना। तो आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रोफेज 1 की जो अवस्थाएं हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, उसमें से पैकिटिन अवस्था में होता है, पैकिटिन अवस्था में ही होता है क्रॉसिंग ओवर घटना, पैकिटिन। अगर पूछ देता जैसे लेप्टोटिन में क्रोमोसोम थोड़ा बहुत सुलझता है और एक गुलदस्ते की भांति संरचना बनाता है, जाइगोटिन में क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न, निम्न में से कौन सा अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना, अगुणित संरचना अगर यहां पर देखा जाए, जैसा कि प्रश्न है यहाँ पे युग्मनज, तो युग्मनज या जाइगोट अगर देखा जाए तो 2n होता है। अंडाणु या शुक्राणु, ओवम या अस्पर्म जो होता है वो n होता है, और ओवम और अस्पर्म को ही कहा जाता है युग्मक यानी गैमिट। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये अगुणित है, हैप्लॉइड है, जबकि जाइगोट क्या है द्विगुणित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो अगला जो हमारा अगला जो प्रश्न है, फोर नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा विलुप्त प्राय है। विलुप्त प्राय यानी कि वो अब विलुप्त होने वाला है, यानी कि वो अब उपस्थित नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, एक है नेपेंथिस। नेपेंथिस जो होता है पिक्चर प्लांट है, PITCHER, पिक्चर प्लांट है। इसको मंकी कैप भी कहते हैं, मंकी कैप, बंदर का टोपी, क्योंकि इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। अगर कीटाणु इसमें आकर बैठता है तो इसका ऊपर का ढक्कन इसे बंद कर देता है, और ये कीटभक्षी पौधा है। पिक्चर प्लांट यानी कीटभक्षी पौधा। नेफेंथिस के अलावा ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सब क्या है, पिक्चर प्लांट है और ये विलुप्त प्राय हैं। जबकि टिकोमा और इक्जोरा जो है उष्णकटिबंधीय वन में होते हैं, और ऐसे ये उत्पत्ति इनका हुआ है अमेरिका से। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपेंथिस, नेपेंथिस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न जो है, समकार्य संरचना। समकार्य जैसे शब्द न पता चले तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग उसका इंग्लिश जरूर देखें। जैसे यहाँ पे प्रश्न है एनालॉगस, जैसे कि आपको बताते समय ये किए हैं कि ए का कॉम्बिनेशन सी से है और एच का कॉम्बिनेशन डी से है, ACHD, यानी कि एनालॉगस कन्वर्जेंट विकास है और होमोलॉगस डाइवर्जेंट विकास है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा
यहाँ पर देखें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा समकारी यानी एनालॉगस, इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट विकास। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, जावा कपी की कपालीय क्षमता। जावा कपी जैसे 900 सीसी जो होता है वो जावा कपी होमो इरेक्टस के अंतर्गत आता है, तो ये है होमो इरेक्टस। जावा कपी इसी के अंतर्गत है, ऐसे इसका आंसर अभी से ध्यान रखिए 900 सीसी। इसके अलावा अगर 1075 अगर पूछ दे तो ये होता है पेकिंग मानव का, पेकिंग मानव का। 1050 जो होता है नियंडरथल का होता है, नियंडरथल। और 1660 जो होता है वो होता है क्रोमैग्नॉन का, क्रोमैग्नॉन का। तो इसका सही आंसर है 900 सीसी। 7 नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न कि एलिलोपैथी, एलिलोपैथी पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कि एलिलोपैथी किसको कहते हैं, जो कि पौधे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं जो उनसे स्पर्धा रखने वाले पौधे उनके पास न उग पाए, तो वो कुछ ऐसे विषैले रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आबीस यानी टॉक्सिन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, फेरोमोन, तो फेरोमोन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन है जो आकर्षित करता है पौधों को, जीवों को क्या करता है, आकर्षित करता है। जबकि आबीस जो होता है वो स्पर्धा रखने वाले पौधों को प्रतिकर्षित करता है। तो सही आंसर एलिलोपैथी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आबीस। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 7 नंबर, ये है 8 नंबर प्रश्न, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन। शाकनाशी प्रतिरोधी जीन यानी हर्बिसाइड को पूछ रहा है। तो हर्बिसाइड इसमें जैसे बीटी आप जानते हैं कि बैसिलस thuringiensis कीटनाशी है, जबकि ये पूछ रहा है शाकनाशी हर्बिसाइड। तो इसका सही आंसर है जीएसटी। जीएसटी का मतलब हो गया ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज, एस ट्रांसफरेज। तो इसका सही आंसर हो गया डी, जीएसटी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा 8 नंबर है, ये 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है सुनहरा धान। सुनहरा धान का मतलब गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में आप जानते हैं कि विटामिन ए होता है, कौन सा होता है, विटामिन ए। अब विटामिन ए का मतलब हो गया कि ये बीटा कैरोटीन से ही ये बना होता है। ऐसे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए किस में होता है, चाहे सुनहरा धान में विटामिन ए, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके इस बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति में विटामिन ए बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, जीन अभिव्यक्ति। यहाँ पे प्रश्न देखिए, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीन अभिव्यक्ति में जैसे लैक ओपेरॉन मॉडल था, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटिलेज, जो यहाँ पर 3 एंजाइम थे। इसका जो संश्लेषण को रोकने के लिए प्रोमोटर जो था, बीच में रास्ता बाधित होता था, तो ये अवस्था था ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा था, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि प्रतिलेखन। देखिए जैसे ये ए ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो जरूर उसका इंग्लिश वर्ड्स को जरूर देख लें। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इस रूप में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिलेखन। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर, 11 नंबर जो प्रश्न है, आरएनए किस रूप की संरचना त्रिपर्णी। त्रिपर्णी जैसे नया शब्द है, लेकिन यहाँ पे आप इसका इंग्लिश देखेंगे तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो था कुछ इस रूप में,
ये संरचना आप लोग जानते हैं किस चीज का है? टीआरएनए का। और यही संरचना जो है क्या कहलाता है? क्लोवर लीफ संरचना। तो इसमें नीचे एंटीकोडॉन आर्म होता है। ये किसका है? टीआरएनए का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीआरएनए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, केंद्र प्रतिरोपण तकनीक। केंद्र प्रतिरोपण तकनीक जो है, जैसे कि ये एक अंडा है, इसमें ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक को बाहर निकालकर एक नया केंद्रक को, जैसे ये बाहर निकल गया, ये एक नया केंद्रक को इसके अंदर स्थापित किया गया, तो इसको कहेंगे केंद्र प्रतिरोपण। ऐसे इस तकनीक को सबसे पहले जो दिए थे हंस स्पेमैन। कौन दिए थे? हंस स्पेमैन। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनके सहायक कर्ता जो थे और जो प्रायोगिक रूप से इसको सिद्ध किए थे वो थे रॉबर्ट्स ब्रिंक्स। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ब्रिक्स। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन हंस स्पेमैन भी दे तो इसको आप जरूर लिखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, तेरह नंबर प्रश्न, डीएनए तथा आरएनए में क्या समानता है? तो आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो होता है न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये सी ऑप्शन। इसी रूप में ये दोनों क्या है? समान है। अब देखिए समान शर्करा होने के कारण कह रहा है, तो समान तो होता नहीं है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। द्विगुणन में सक्षम, डीएनए द्विगुणन में सक्षम है लेकिन आरएनए द्विगुणन में सक्षम नहीं है। समान पायरिमिडीन कह रहा है, समान पायरिमिडीन, तो समान पायरिमिडीन भी नहीं है। इसलिए नहीं है समान पायरिमिडीन की आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है, तो वहां पर भी चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये 14 नंबर प्रश्न कि प्रथम स्तनपायी। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग पहले युग को जाने, तो पहला जो युग था वो था पैलीजोइक। दूसरा था मीसोजोइक। पैलियोजोइक या पैलीजोइक। और तीसरा था सिनोजोइक। तो यहां ध्यान दें, पर्मियन जो है यह पैलियोजोइक के अंतर्गत आता है, और इसमें केवल सूक्ष्म जीव का अत्यधिक विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? सूक्ष्म जीवों का अत्यधिक विकास हुआ था। मीसोजोइक जो है, मीसोजोइक टर्शियरी, यहां पे ध्यान दें, ट्राइएसिक, बल्कि टर्शियरी नहीं, ट्राइएसिक। और जबकि यहाँ पे ट्राइएसिक के अंतर्गत क्या होता है? मीसोजोइक। इस मीसोजोइक काल में क्या हुआ था कि जितने भी रेप्टाइल्स थे, सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जीव, उसका विकास बहुत ज्यादा हुआ था। इसी काल में डायनासोर भी आए थे। लेकिन इसी में पूछ रहा है कि दिखाई देना, यानी प्रथम बार कब आए थे? तो इसी में मैमल्स भी आ गए थे मीसोजोइक काल में ही, और इसके अंतर्गत कौन सा है? ट्राइएसिक। लेकिन स्तनपायी का जो पूर्ण रूप से विकास जो हुआ वो विकास था टर्शियरी में। तो लेकिन विकास नहीं करा है, ये युग में दिखाई दिए थे सबसे पहले ट्राइएसिक में, मीसोजोइक के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइएसिक। अगर पूछ देता है कि किसमें पूर्ण रूप से विकसित हुए, तो तृतीयक यानी टर्शियरी या सिनोजोइक हो जाता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो है हम सभी का, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन। तो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम जो समजात गुणसूत्र है, ये जो समजात गुणसूत्र है, ये किसी कारणवश से अलग ना हो पाए। तो अलग ना हो पाएगा तो या तो संख्या घट जाएगा या तो संख्या बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर 2-3 क्रोमोसोम एक साथ डुप्लीकेशन अगर उसी समय हो जाए तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑटोसोमल का मतलब हो गया कि 23वां जोड़ी क्रोमोसोम को छोड़कर जो 1 से 22 तक है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। तो उनमें विभिन्नता से, उनके अंतर से कौन सा इसमें रोग है? तो जैसे देखिए सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम का संख्या घटता बढ़ता नहीं है, उसके जीन में अंतर आता है। तो जो
जो हीमोग्लोबिन जाए उसका जो आकार होता है वो हाशियाकार हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये एल्लोसोम के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21वां जोड़ी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिससे मंगोलियन बच्चा, जिससे जो संतान होते हैं उनके जो सिर होता है वो भौंडा सिर हो जाता है, उसको कहता है मंगोलियन बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है द्विसंकर परीक्षार्थ क्रॉस यानी टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछ रहा है। तो द्विसंकर का मतलब हो गया जैसे आर 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 कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर इसका हम क्रॉस कराकर जो भी जैसे आर वाई पहले गैमिट बनेंगे, फिर इससे जो हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस रूप में जो पौधे उत्पन्न होंगे, इसका यदि हम अप्रभावी से क्रॉस कराएं, किससे क्रॉस कराएं? अप्रभावी से, तो उसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का हमेशा जो अनुपात आता है वो 1:1:1:1, ये 4 के ऑप्शन में, चूंकि द्विसंकर है तो 4 के अनुपात में। अगर यही पूछ देता एक संकर क्रॉस तो 1:1 रहता। एक संकर में केवल 2 ही पौधे को दर्शाया जाएगा, तो अगर द्विसंकर है तो 4 के ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कभी भी इसका 1:1 कहें, द्विसंकर है तो 4 वाला, एक संकर है तो 1:1 वाला हम दर्शाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 17, पानी में ई कोलाई की मात्रा। तो पानी में ई कोलाई की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि जल अधिक प्रदूषित है। जल अधिक प्रदूषित का मतलब हो गया कि उसमें वाहित मल जल, कचरा इत्यादि अधिक है। तो जब वाहित मल जल की मात्रा अधिक होगा तो उसमें ई कोलाई की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहित मल जल, ए ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवेज पॉल्यूशन। ऑटोसोमल वाला तो हम लोग कर चुके थे। पानी में ई कोलाई, फोटोकेमिकल स्मोक 18 नंबर जो प्रश्न है वो देखा जाए। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है कि यूवी रे के प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिया करते हैं, द्वितीयक प्रदूषक, और द्वितीयक प्रदूषक का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो क्रिया होगा, वरना क्रिया नहीं होगा। और द्वितीयक प्रदूषक में आता है ओजोन। ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक के लिए सबसे जो हमेशा उपस्थित रहने वाला जो घटक है वो कौन सा है? तो ओजोन। चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, सैनिटरी लैंडफिल, यानी कि जो कहीं पर आप देखे होंगे कूड़े का ढेर, जैसे बड़े शहरों में होता क्या है कि एक जगह शहर के बाहर या एक जगह सारे पूरे शहर का कूड़ा कचरा जो है एक ही स्थान पर रखा जाता है, और उसको जलाकर उसे जो भूमि जो नीचे है, जो जहाँ पे अधिक मिट्टी कम हो गया है, तो वहाँ पे उस चीज़ को रख दिया जाता है ताकि उसको वो जमीन के लेवल में वो अच्छे से हो जाए। तो सैनिटरी लैंडफिल यानी कि जो भूमि नीचे हो गया है, जहाँ पे मिट्टी अधिकांश खुदाई कर दिया गया है, तो उसको भरने में इसका इस्तेमाल करते हैं। खुला जलता हुआ ढेर, खुला जलता हुआ ढेर है, यानी कि जो कचरे हैं उसको जलाकर उसको फिलअप कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा खुला जलता हुआ ढेर। सैनिटरी लैंडफिल किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो किनके विकल्प में अपनाया गया था? तो खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। इलिसा का मतलब हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कौन सा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये डायरेक्ट एंजाइम का उपयोग करता है, और कौन सा एंजाइम का? तो परऑक्सीडेज। इसका डायरेक्ट आप आंसर ध्यान रखिएगा, परऑक्सीडेज एंजाइम का इसमें उपयोग होता है कैटेलेजेज के क्रिया कराने के लिए। तो ये कौन सा हो जाता है? परऑक्सीडेज। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है
21 एक ट्यूमर उत्प्रेरक, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड का है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। अगर डायरेक्ट इसको कहना होता तो टी आई प्लाज्मिड कहता, और टी आई प्लाज्मिड कहता तो स्पष्ट रूप से ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता। लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया। ट्यूमर, ट्यूमर कौन उत्पन्न करता है? टी आई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अब तो टी आई प्लाज्मिड यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये मानकर क्वेश्चन चले। ट्यूमर उत्प्रेरक कौन सा है? टी आई प्लाज्मिड। और टी आई प्लाज्मिड किससे उत्पन्न होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सैटेलाइट डीएनए का उपयोग साधन। अब सबसे पहले जानते हैं सैटेलाइट डीएनए कहते किसको हैं। तो जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है, जैसे यहाँ पे एक डीएनए है, इसमें बार बार रिपीट हुआ ए टी जी ए टी जी ए टी जी। तो हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, ये किसी जिस जंतु का चाहे उसके बारे में पहचान करना होता है तो इस डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसको फोरेंसिक जांच के तहत रखा जाता है। यानी कि सैटेलाइट डीएनए किसको कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए को, जो बार बार मेनी टाइम्स वो रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोरेंसिक विज्ञान का। सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किस में करते हैं? तो फोरेंसिक विज्ञान का। सैटेलाइट डीएनए क्या है? तो रिपीटेटिव डीएनए है, जिसमें बार बार कुछ नाइट्रोजन सार के क्रम का रिपीट हुआ रहता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 23, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो देखिए विभिन्नताएं जो होती है अर्धसूत्री की कहा जा रहा है, अर्धसूत्री के अंतर्गत। तो स्वतंत्र अपविभन में भी जो होता है, प्रत्येक जोड़ी के लक्षण किसी अन्य जोड़ी के लक्षण के साथ संबंध जोड़ा बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वो भी क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही अलग होता है। और दूसरा विनिमय के कारण, तो विनिमय क्रॉसिंग ओवर घटना अर्धसूत्रीय विभाजन में होता है। तो आपका आंसर ए और बी दोनों हो रहा है, और ऐसा ऑप्शन दे रहा है डी, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानस अभयारण्य। तो मानस जो अभयारण्य है, जो सेंचुरी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो आसाम में, आसाम में। बिहार में एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, असम। इसमें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि दो सिंगों वाले गैंडा के रूप में वो फेमस होता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ओ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। इको R1 है, बैम H1 है, हिंड 3 है। पेक्टिनेज जो है, पेक्टिनेज ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेक्टिनेज। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 26, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि जेनेटिक रूप से उसको परिवर्तन किया गया है। तो जेनेटिक रूप से परिवर्तन कौन करता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम उसके डीएनए इत्यादि को चेंज करके, जीएमओ प्लांट, आप ध्यान दें, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह रहा है। तो इसको किसके तहत बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है 26,
प्याज में प्रवर्धन, लहसुन और प्याज, आप सबको ध्यान होगा कि लहसुन और प्याज क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, बल्ब, डी ऑप्शन। प्रकंद से जो होता है वो, जो प्रकंद है, प्रकंद से अदरक हो जाएगा, अदरक। पत्तियों से ब्रायोफिलम, बीज के द्वारा तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, लेकिन जो अलग जो प्रवर्धन की बात कर रहा है तो अदरक, और पत्ती से ब्रायोफिलम, एडियंटम, ये सभी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 28, हीमोकोरियल प्लासेंटा। हीमोकोरियल प्लासेंटा का मतलब हो गया कि माता का जो ब्लड है वो सीधे फीटस से संपर्क में रहे, तो इसको कहते हैं हीमोकोरियल। तो हीमोकोरियल जो होता है वो होता है मनुष्य में, और एक चूहा में भी हीमोकोरियल ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बिल्ली में जो होता है जोरिक प्लासेंटा होता है, जोरिक। बिल्ली में, कुत्ता में भी जोरिक होता है। जोरिक का मतलब हो गया कि ये माता का जो गर्भाशय में जिस स्थान पर ये फीटस आकर संपर्क में होता है उसके बीच में एक झिल्ली आ जाता है, तो उसको कहेंगे जोरिक प्लासेंटा। अब मानव में और चूहा में वो डायरेक्ट संपर्क में रहता है, तो उसको कहते हैं हीमोकोरियल प्लासेंटा। अगला जो प्रश्न है 29, निम्न में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, यानी कि वो किसी एक कीट को बहुत अच्छे से वो नष्ट करता है, वो काफी ब्रॉड लेवल पे नहीं है लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, तो वो इसका, चूंकि थ्योरेटिकल प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा, वो है नहीं सॉरी, ये नहीं है। एक इसका जो सही आंसर है वो है फ्यूराडेन। फ्यूराडेन जो कि कैल्को जन के जो स्त्रावण को ये प्रेरित करता है, तो इसका जो हो जाएगा फ्यूराडेन। आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 29, 23, 29, 30, ग्लूकोज को एल्कोहल में कौन बदलता है, तो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है जाइमेज एंजाइम। इन्वर्टेज क्या करता है, तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये तोड़ता है। लाइपेज वसा को पचाता है, और डाइस्टेज स्टार्च को पचाता है, तो सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। अगला जो प्रश्न है 31, अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान। बीओडी का मतलब ही हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन का कितना खपत हो रहा है यही बताएगा बीओडी का सही अनुमान। अगला जो प्रश्न है 32, मेमोरी कोशिका। जो मेमोरी कोशिका होती है, जो मेमोरी सेल जो होता है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षण क्रिया को करता है, तो जो प्रतिरक्षण क्रिया में भाग लेता है वो होता है लिम्फोसाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला जो प्रश्न है 33, वो क्वेश्चन, निम्न में कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस में फेफड़ा पर प्रभाव पड़ता है और ये आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया भी, इसमें ब्लड डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो इसको कहते हैं थैलेसीमिया। क्रिटिनिज्म जो होता है ये थायराइड हार्मोन के कारण से होता है। थायराइड हार्मोन से एक ग्वाइटर यानी घेंघा रोग जो होता है ग्वाइटर, और दूसरा है क्रिटिनिज्म, तो ये आनुवांशिक बीमारी नहीं है। थायराइड हार्मोन के कम स्त्रावण से जो होता है वो क्रिटिनिज्म हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटिनिज्म। अगला जो क्वेश्चन है 33, 34 नंबर, इनमें कौन सा समूह अगुणित पादप शरीर होता है, तो अगुणित इसमें जो भी है द्विगुणित के रूप में है, लेकिन जो अगुणित रूप में है वो है ब्रायोफाइट्स। कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। अगला जो क्वेश्चन है 35, पिस्टिलेट। क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टिल। देखिए आप लोग जब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जब पढ़े हैं तो उसमें जो नर जननांग है वो है अस्टामेन, और मादा जननांग जो है कार्पेल या पिस्टिल। तो मादा जननांग को तो ये इंडिकेट कर दे रहा है पिस्टिलेट। अब पिस्टिलेट का एक वचन और द्विवचन बहुवचन का ये प्रारूप है, तो पिस्टिलेट एक वचन है, तो एक लिंगी पुष्प के जो स्त्री पुष्प को ये दर्शा रहा है। देखिए एक लिंगी स्त्री पुष्प, लेकिन यही कह देता
जैसे ये ऑप्शन है, इसको भी ध्यान रखिए, अस्टैमिनेट। अस्टैमिनेट अस्टामिन को इंडिकेट कर रहा है, तो अस्टामिन जो है वो अस्टैमिनेट भी, ये भी एक वचन है, यानी एक लिंगी नर पुष्प हो जाता। अगर पिस्टिलेट के जगह अस्टैमिनेट कहता तो एक लिंगी नर पुष्प हो जाता, लेकिन पिस्टिलेट कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में कौन सा समस्यात्मक जलीय घास है? जलीय जंगली घास है, जल में भी है और जंगली घास। ट्रापा, यहाँ पे ड्रापा नहीं, ट्रापा जो है ये केवल जंगली घास है, लेकिन जलकुंभी जिसको बंगाल का आतंक कहते हैं, ये जल में काफी ये जलीय मछलियों को इसके चलते नुकसान हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी यानी इकोर्निया। अगला जो प्रश्न है 37, बूंद संक्रमण। देखिए बूंद संक्रमण यानी कि जो हवा से, जैसे हम लोग खांसते हैं, खांसने से वो वायु में पहुंचा, वायु से किसी अन्य को संक्रमित किया, तो ये कहलाता है बूंद संक्रमण। तो बूंद संक्रमण जो होता है निमोनिया है, निमोनिया। इसके अलावा कोल्ड फ्लू जो हो गया, कोल्ड फ्लू, इसके अलावा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी जो हैं बूंद संक्रमण है, निमोनिया, कोल्ड फ्लू और टीबी। चलिए अगला जो प्रश्न है 38 नंबर, इको R1। बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो कई बार आप लोग किए हुए हैं कि इको R1 कौन से क्रम को पहचानता है, तो GAATTC। 39 प्रश्न, 39, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। बहुत अच्छा प्रश्न, ऑर्थोट्रोपस। देखिए जो आप लोग बनाए हुए हैं अपने फेयर में, चाहे एनसीईआरटी बुक में जो था वो कुछ इस रूप में बना हुआ था। इस रूप में, ये नीचे की ओर ऐसे झुका हुआ है, इस रूप में है, तो ये जो होता है ये एनाट्रोपस होता है, एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो सीधा होता है, इस रूप में ये बीजांड होता है, ये सीधा ऊपर की ओर होता है, तो इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो होता है ये पॉलीगोनम का प्रकार है। पॉलीगोनम जो पौधे होते हैं, गांठदार जो पौधे होते हैं, उसमें होता है ये ऑर्थोट्रोपस। ये वाला जो था, जो आप लोग फेयर में बनाए हुए हैं, इस रूप में ऐसे झुका हुआ जो बीजांड होता है इस रूप में, तो इस ये किस में होता है, तो एक बीज पत्री पौधा और द्विबीज। अधिकांश पौधों में 99% जो पौधे होते हैं उसमें ये एनाट्रोपस ही होता है। पॉलीगोनम में ऑर्थोट्रोपस होता है, ध्यान रखिएगा। एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री में कौन सा है, एनाट्रोपस है। अगला जो प्रश्न है शुक्राणु का संचलन, शुक्राणु कैसे चलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तो उसे ऊर्जा दिया, जैसे हम लोग भोजन किए, लेकिन चलेंगे किससे, तो पैरों से। तो उसी प्रकार से शुक्राणु यानी स्पर्म किससे चलेगा, तो पूंछ से। संचालन उसका किससे होता है, पूंछ से। अगला जो प्रश्न है 41, निम्न में किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव रहता है। रंध्र भी नहीं रहेगा, जड़ भी नहीं रहेगा, तो जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से वो जो डूबा रहता है वो होता है, उसमें जड़ भी नहीं रहेंगे और रंध्र भी नहीं रहते हैं। तो ऐसा एक इसमें पौधा है, वो है हाइड्रिला, हाइड्रिला, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 42 नंबर, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर। देखिए उर्वरक डालेंगे तो एक आप लोग प्रश्न देखे हैं हाल ही में अपने लास्ट जो चैप्टर यूट्रिफिकेशन, उर्वरक में फास्फेट होगा, नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रेट या नाइट्रोजन के जो भी यौगिक हैं, अणु हैं, वो अगर उपस्थित होने लगे, फास्फेट उपस्थित होने लगे, तो उसको कहा जाता है सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रिफिकेशन। उर्वरक में फास्फेट और फास्फेट उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो ये क्या कर देगा, सुपोषण कर देगा, यूट्रिफिकेशन। अगला जो प्रश्न है आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है। तो भ्रूणपोष आप जानते हैं कि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है 3n होता है। इंडोस्पर्म की बात, ये आप क्वेश्चन बहुत इजी है। इंडोस्पर्म में जो भ्रूणपोष में जो
गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 3n होता है, त्रिगुणित संरचना होता है। अगला जो प्रश्न है 44 नंबर, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। ये भी बहुत आसान प्रश्न, जैसा कि कुल गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन स्पर्म जो होता है, स्पर्म या ओवम में जो गुणसूत्र जब अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो शुक्राणु में जो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 45, नीला हरा शैवाल। देखिए ये बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नीला हरा शैवाल कौन से फसल के लिए अच्छा है, तो ये सभी जानते हैं कि ये चावल के लिए, ये किसके लिए है, चावल के लिए। अगला जो प्रश्न है 46, कॉपर टी क्या करता है, तो कॉपर टी निषेचन क्रिया को रोकने के लिए जो नर और मादा युग्मक जो होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को आपस में, नर और मादा शुक्राणु, नर और मादा युग्मक, जैसे उसको आपस में संपर्क में आने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। अगला जो प्रश्न है 47, रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस आप लोग एड्स वाला जो वायरस है उसके संरचना इत्यादि सब कुछ वर्णन किया गया है। तो रिट्रोवायरस जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिट्रो का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स, एड्स। अगला जो क्वेश्चन है 48, बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें दोनों ऑप्शन सही है। बीज बैंक, अब ये निर्भर करता है ऐसे प्रश्न के लिए बोर्ड डिसाइड करता है कि किस पे अधिक नंबर, किस पे क्या नंबर रखना है। तो इसमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, बीज बैंक और जंतु उद्यान, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, बीज बैंक और जंतु उद्यान। चलिए अगला जो प्रश्न है 49, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, जैसा कि अंडाणु की अगर संरचना आप लोग बनाए हैं तो इसमें होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, यहीं पर होता है ग्रेफियन फॉलिकल, जिससे अंडाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। अंडाणु, ये ग्रेफियन, ये मानव मादा के जो अंडाशय है इसमें प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक और एक होता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो किसमें ये उपस्थित होता है, मानव मादा अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में ये उपस्थित होता है, ओवरी में। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है 50 नंबर, जलमग्न पौधों के रंध्र रहते हैं। तो जल निमग्न जो पौधे होते हैं वो पानी के अंदर हैं, तो उनको अस्टोमाटा की आवश्यकता है नहीं। तो ये न ऊपरी सतह पे और न ही निचले सतह पे रहेंगे, तो किसी भी सतह पर अस्टोमाटा उपस्थित नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है 51 नंबर, सोमाक्लोन विविधता। सोमाक्लोन जो विविधता है ये एक तरफ से उत्तक संवर्धन के अंतर्गत आता है, सोमाक्लोनल टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट ही ये प्रश्न है कि सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा उत्पन्न होता है। तो सोमाक्लोनल वेरिएशन पहले बनाया किससे जाता है, तो उत्तक संवर्धन से। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडा, जो निषेचित अंडा हो, जो निषेचित अंडा होता है वही चलकर आगे रानी मधुमक्खी में बदलता है, इसलिए उसको शुरुआत से ही रॉयल जेली दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है, रॉयल जेली, रॉयल जेली। चलिए नेक्स्ट जो हम सभी का प्रश्न जो है 43 नंबर, कुक्कुट चेचक। जो चेचक जो बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स इत्यादि, लेकिन ये कुक्कुट में कहा जा रहा है, मुर्गी में। तो मुर्गी में जो चेचक होता है वो कोई भी चेचक हो वो विषाणु के द्वारा होता है। तो इसके में किसके द्वारा होता है, विषाणु, वायरस के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 44 नंबर, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। तो स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से किसके द्वारा अगर प्रेरित किया जाए, पूछा गया है, तो कॉल्चिसिन के द्वारा ये चीजें होता है। कॉल्चिसिन,
ये डायरेक्ट प्रश्न है, ये इसको आप याद रखिएगा। कोल्चिसिन के द्वारा ऑटोपॉलीप्लोइडी किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्चिसिन, कोल्चिसिन। नेक्स्ट जो हम सभी का प्रश्न है 55, भोजन की विषाक्तता। भोजन विषाक्त किस कारण से होता है? तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम का मतलब हो गया, जैसे आप क्लोस्ट्रीडियम नाम पहले सुने होंगे, वो टेटनस वाला, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से टेटनस होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम ही होता है जो भोजन को पॉइजनस भी कर देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 56, रक्त में प्रतिरक्षा किनके द्वारा शामिल होता है? सिक्रीटेड नहीं, अस्त्रावित होता है। यहां पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे अस्त्रावित, किसके द्वारा अस्त्रावित होता है? सिक्रीटेड, सिक्रीटेड बाय। तो प्रतिरक्षा का मतलब हो गया एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारा लिम्फोसाइट। ये सब जो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब तो फैगोसाइट हैं। लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था? किसके द्वारा दिया गया था ये शब्द पार्थेनोजेनेसिस? तो ये एक अलग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अलग से इसमें शामिल कर दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओवेन। तो इसको याद रखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस कई बार 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछा है, उसको भी देख लीजिएगा। ओवेन, इसका यह शब्द किसने दिया था? तो ओवेन। चलिए अगला जो प्रश्न है 58, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो पैरामीशियम का अगर आकार देखें, पैरामीशियम का यदि आकार देखा जाए तो कुछ इस आकार का होता है, और ये जो विखंडन करता है इस रूप में, यानी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। यहीं पे लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है वो युगलीना में पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार अगर डिवीजन हो तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये युगलीना में होता है। किसमें होता है? युगलीना में। एक क्राइटेरिया में होता है ओब्लिक, तो इसको हम लोग अलग जानेंगे। ये अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स जो होता है, ट्रांसवर्स इस प्रकार का ट्रांसफर कहेंगे। ये युगलीना को ध्यान रखिएगा, युगलीना, युगलीना। युगलीना में कौन सा होता है? तो ये अनुदैर्ध्य होता है। लॉन्गिट्यूडिनल जो हो गया ये युगलीना में, और पैरामीशियम में हो गया ट्रांसवर्स। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 59, 59 जो है, जब नर आकृति, जब नर और मादा आकृति में भिन्न होते हैं, यानी कि व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाह्य आकृति के रूप में अलग हैं, तो इसका अगर देखिए यौन द्विरूपता, आप इसका इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो जाएगा इसका आंसर, जो नर और मादा को अलग करता है। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो बच्चों गर्भ निरोधक गोली में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो अंडोत्सर्ग को क्रिया को वो रोक देता है। अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु को मुक्त ही नहीं होने देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग क्रिया को रोकने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग क्रिया को रोकने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 61, 61 जो प्रश्न है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को, सीधा मतलब उसको जैसे आईवीएफ के अंतर्गत उसको जब शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, तो उसका ये अगर आपको पूरा नाम ध्यान हो तो इसको आप कर सकते हैं। इसको जैसे कहा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62, एमनियोसिंथेसिस। आप लोग जानते हैं एमनियोसिंथेसिस जो होता है वो अब तो इस पर पूर्णतः बैन है। ये लिंग निर्धारण, लिंग की जांच प्रक्रिया में होने लगा था, लेकिन इसका जो शुरुआत में इसका उपयोग किया जा रहा था भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 62 नंबर जो प्रश्न है, 62 था। 63 नंबर प्रश्न जो है जननांग समस्या। जननांग समस्या जो होता है इसका आप इंग्लिश ध्यान रखें, जेनेटियल वार्ट। जेनेटियल वार्ट्स जो होता है वो पेप्लियोमा के कारण होता है। पेप्लियोमा विषाणु, पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है जेनेटियल वार्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपिलोमा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 64, भू जैव रासायनिक चक्र। तो भू जैव रासायनिक चक्र में पोषण का चक्र होता है। किस चीज का चक्र है? तो पोषण का। जैसे परितंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कई जगह पे ये प्रश्न मिस्टेक इसके आंसर के रूप में आप लोग देखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे अकार्बनिक जैसे CO2 का उपयोग करता है। CO2 का उपयोग करके जैसे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। लेकिन कई जगह पे विषमपोषी, या ये आप लोग देखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा स्वपोषी। विषमपोषी जो होता है, हेट्रोट्रॉप्स जो होता है, अकार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करता है, वो बनाता है, तोड़कर कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक में वो बनाता है। जबकि ये पूछ रहा है कि अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो उपयोग कौन करता है? वो है स्वपोषी। अगला जो प्रश्न है 66, लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन जो होता है ये पत्थरों पर उगता है शुरुआत में। जैसे जो मरुस्थल होते हैं उनके पत्थर पर भी ये, वहाँ के जो पत्थर हैं उस पर सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन इत्यादि आते हैं। तो मरुक्रमक तो है ही, साथ में शैल क्रमक भी है। शैल क्रमक मतलब पत्थरों पे, शैल मतलब पत्थर, लिथोस्फीयर भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी तथा सी दोनों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बी तथा सी दोनों यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 67, निम्न में कौन सा उत्पादक नहीं है? तो उत्पादक के रूप में कौन नहीं है? तो एगारकस है। एगारकस जैसे मशरूम होता है, मशरूम आप देखे होंगे, ये मृतोपजीवी जैसे लकड़ी, सड़े हुए लकड़ी इत्यादि पर उपस्थित होता है। गोबर से ये अपना उसी से पोषण को ये क्या करता है? प्राप्त करता है। तो एगारकस जो है उत्पादक यानी स्वपोषी के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये नहीं करता है, इसलिए एगारकस को हम उत्पादक नहीं है करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है 68, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में 67 निम्न में कौन सा उत्पादक? 68 आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का प्रयोग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा जैसे हम PBR 322 बनाए थे, तो यहाँ पर था एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आपसे पूछा गया था कि प्लाज्मिड का तो उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, उसमें किसी प्लाज्मिड के प्रमुख स्थल कौन कौन से होते हैं? तो उसमें एक था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा था सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर के ही अंतर्गत था एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चयन योग्य वर्णक के रूप में। जैसे इसका जो यहाँ पे आंसर देख रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल टू सेलेक्टेबल हेल्दी मार्कर, जैसे यहाँ पर इसको अभी, इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, नहीं, ये बी ऑप्शन जो हो जाएगा एज सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 69, एगारोज जेल अलग किए गए DNA के टुकड़ों को किससे रंगते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे रंगा जाता है बच्चों? तो ये आप लोग कई बार शामिल किए हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा इसको हम रंगते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न अब आप लोग का आ गया
समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक ये आपके एनसीईआरटी में फिगर भी बना हुआ है, कई बार आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ही बताया गया है। इसका जो सही आंसर होगा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। तो बच्चों ये 70 के 70 क्वेश्चन 100% सभी सही विकल्प के रूप में किए गए हैं। आप लोग इसको सही से एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये आप लोग के इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे।